Bismillahirrahmanirrahim. Myself Abdul Basir, MPhil scholar from GC University Lahore. MCAT का हमारा एक सिलसिला चल रहा है, तो MCAT के सिलेबस को आज फिर थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या क्या पार्ट 1 का करना है और क्या क्या पार्ट 2 का करना है। जो बच्चे E-CAT से हैं तो उनको E-CAT के हवाले से भी मैं बता देता हूँ। वो सारा सिलेबस E-CAT के बच्चों ने करना है, लेकिन MCAT के बच्चों ने जो मैंने बताना है वही करना है, उसके अलावा नहीं करना। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, टॉपिक नंबर 1, जिसके अंदर हमने रिलेटिव मैसेज की बात करनी है। इससे पहले हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन है, एटम्स है, आयंस हैं, मॉलिक्यूलर आयंस हैं, एनायंस हैं, उनको हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स का। अब आइसोटोप्स का एक बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि कितने आइसोटोप्स आइसोटोपिक हैं, कितने एलिमेंट जो हैं वो जिनके 2 आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स हैं, 4 आइसोटोप्स हैं, तो वो एक इंफॉर्मेशन है, उसको भी इंशाल्लाह हम शेयर करते हैं। उसके बाद है हमारे पास मोल की डेफिनेशन हमने करनी है और मोल्स डिफरेंट चीजों के निकालने हैं। आज इंशाल्लाह टेस्ट भी मैंने 20 MCQs आपके लिए बनाए हुए हैं। जब ये मैंने सिलेबस आपको पहला जो लेक्चर है वो डिलीवर कर लूंगा तो आपको असाइनमेंट के तौर पर वो क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपने घर बैठे सॉल्व करना है, और फिर कल इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर, ये भी हमने फाइंड आउट करने हैं। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम देखेंगे कि किसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। उसके बाद इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे, बड़ा सिंपल सा है। स्टिशोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने चेक करना है कि बैलेंस केमिकल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो उससे हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारे पास था चैप्टर नंबर 1 से। टॉपिक नंबर 1 का जो पहला जूस था चैप्टर नंबर 1, और टॉपिक नंबर 1 का दूसरा जो जूस है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। उसमें से भी 3 यूनिट्स हैं। कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, उसमें परसेंटेज, कंपोजिशन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 चीजें पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना 9 चैप्टर से। बस सिर्फ और सिर्फ यही 3 चीजें पढ़नी है। ये तो हमने जो करना था। अब हमने क्या नहीं करना, पहले मैंने जैसे बताया एटम से लेकर आयंस तक, एटम से लेकर, जैसा कि अभी बताया एटम से लेकर आयंस तक, ये हमने नहीं करना। मैस स्पेक्ट्रोमीटर नहीं करना, हालांकि मैस स्पेक्ट्रोमीटर बहुत अहम था, बट अब हमने उसको नहीं करना। मोलैलिटी नहीं करनी चैप्टर नंबर 9 में से। पीपीएम नहीं करने, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स नहीं करना, रॉल्ट्स लॉ नहीं करना। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जियोट्रॉपिक या एजियोट्रॉप्स हमने नहीं करने। सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी कर्व नहीं करनी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं करनी, हाइड्रोलिसिस नहीं करना। तो ये चीजें हमने पहले टॉपिक में से नहीं करनी। दूसरे नंबर पर गैसियस स्टेट। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ई कैट वाले बच्चों ने तो सारा करना है, बट एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 3 गैसियस स्टेट, और इसके अंदर हम गैसेस लॉस के मुतालिक पढ़ेंगे, इसमें प्रेशर वगैरह हम देखेंगे, और बाकी इसके अंदर जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, ये हमने डिस्कस करना है। फिर हमने लिक्विड स्टेट, अब ये सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 से हैं, बाकी नहीं है। फिर हमने लिक्विड स्टेट चैप्टर नंबर 4, उसमें एवेपोरेशन करनी है, उसमें वेपर प्रेशर करना है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट्स करने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आइस करना है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में से करने हैं। चैप्टर नंबर 4 2-3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे, कहीं पे कुछ स्टडी करेंगे, कहीं पे कुछ स्टडी करेंगे। इसमें से डाल्टन्स लॉ हमने नहीं करना, ग्राहम्स लॉ नहीं करना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं करनी, उनकी डेरिवेशन से जो लॉज बन रहे हैं केएमटी से वो हमने नहीं करने, लिक्विफेक्शन नहीं करना, लिंड्स मेथड नहीं करना, जॉल थॉमसन इफेक्ट नहीं करना, नॉन आइडियल बिहेवियर नहीं करना। ये भी एक दर्दसर होता था और बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी था एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, बट इधर हमने नहीं करने। वंडर वॉल इक्वेशंस नहीं करनी, वंडर वॉल इक्वेशन भी अहम थी। प्लाज्मा भी नहीं करना।
उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से हमने क्या नहीं करना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे नहीं करनी इस टॉपिक के अंदर, बट आगे हम इसको चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमने नहीं करनी, आयनिक सॉलिड प्रॉपर्टीज नहीं करनी, आयनिक सॉलिड बिल्कुल नहीं करना, कोवलेंट सॉलिड नहीं करना, मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं करना, मेटालिक सॉलिड नहीं करना, और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल चैप्टर नंबर 4 में से हमने सॉलिड का ये पोर्शन नहीं करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनकी हम डिस्कवरी करेंगे। पॉजिटिव रेज, कैथोड रेज, कैनाल रेज ये करेंगे, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करेंगे, ये यानी हम करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्जेस ये करेंगे। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर। हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर बताने हैं। अगर हमारे पास किसी चीज में वो दे देता है न्यूक्लियॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए दूसरा लफ्ज है न्यूक्लियॉन नंबर। तो उस वो अगर हमारे पास दिए जाते हैं तो हमने फिर उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हमने निकालने हैं। उसके बाद शेप्स ऑफ एस पी डी ऑर्बिटल्स, इनको हमने चेक करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत अहम है, ये सेकेंड ईयर के अंदर भी बड़ी अहम है, यहाँ पे भी बड़ी अहम है, और इंशाल्लाह इसको ट्रिक्स के साथ हम करेंगे। विद इन 10 सेकेंड आपको आंसर का पता चल जाएगा अगर कोई आ जाता है तो वो एक आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, तो उसमें एक और असाइनमेंट भी मैं ऐड करने लगा हूँ, वो भी आपने करनी है, वो बाद में मैं बताता हूँ। उसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत अहम है। अब आमतौर पर नॉर्मल ट्रेंड इसका नहीं पूछता, ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। वो एबनॉर्मल ट्रेंड पूछता है। ग्रुप नंबर 2A और ग्रुप नंबर जो नाइट्रोजन फैमिली है 5A के मेंबर, इनका ट्रेंड एबनॉर्मल है। अब क्यों एबनॉर्मल है ये हम उस वक्त डिस्कस करेंगे कि क्यों एबनॉर्मलिटी इसके अंदर आती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी आमतौर पर पूछ लेता है अगर उसमें से आसान सा पेपर बनाया हो। हमने इस चैप्टर में से क्या नहीं करना, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड बिल्कुल नहीं करना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं करनी, रदरफोर्ड बोहर मॉडल नहीं करने, स्पेक्ट्रम बिल्कुल नहीं करने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दर्द सर होता था वो भी नहीं करने, एक्सरेज एनालिसिस भी नहीं करने, एटॉमिक नंबर ये भी हमने नहीं करने, डी ब्रॉगली इक्वेशन नहीं करनी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं करना, और क्वांटम नंबर नहीं करना। ये आपके सिलेबस में एमकैट 2020 में नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी आयनिक बॉन्ड चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट के अंदर आएंगे। डॉट एंड क्रॉस मेथड कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए लीविस मेथड हमने बताना है, यानी हमें पता चलेगा आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतने हम डॉट या क्रॉस लगा लेंगे, तो फिर उन डॉट या क्रॉस से बॉन्डिंग को शो कर देंगे। उसके बाद शेप्स एंड बॉन्ड एंगल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हमने चेक करनी है। इसमें वेस्पर भी आ जाएगा, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगी, और इसके भी बेसिक छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, वो इंशाल्लाह विद इन सेकंड्स आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर ठीक है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्डिंग ये भी हम करेंगे। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस के ऊपर हम इनको करेंगे। और इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अब हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर तो नहीं किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज नहीं की थी, वंडरवॉल फोर्सेज नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं। इसी तरह इंटरप्रेट एंड प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमारे पास किसी जगह पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है, किसी जगह पे हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेज है, कहीं पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कहीं पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, कहीं पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज हैं, तो इन फोर्सेज की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या फर्क आएगा, तो उसको हम देखेंगे कि किस किस तरह से वो इफेक्ट करती हैं। इसमें से करना क्या नहीं है, एटॉमिक रेडियाई नहीं करना, लेकिन सेकंड ईयर में ग्रुप नंबर 2 का सिर्फ ग्रुप नंबर 2 सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने नहीं करना, आयनिक रेडियाई नहीं करना, कोवलेंट रेडियाई नहीं करना, दर्द सर एमओटी नहीं करनी हमने। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 कंसेप्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल जब रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी चेंजेस आती हैं, सिस्टम कूल डाउन हो रहा है, सिस्टम
हॉट हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? एनर्जी चेंजेस जो आएंगी उसको हमने पढ़ना है, यानी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें हो जाएंगे। उसके बाद यूज द टर्म इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन हमने करनी है, ये टर्म इस्तेमाल करनी है। बॉन्ड एनर्जी ये हमने करनी है। और उसके बाद न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, बॉर्न हैबर साइकिल। लास्ट में एक टेबल बनी हुई है चैप्टर नंबर 7 के आखिर में बॉर्न हैबर साइकिल के, जिसमें NaCl उसमें आपने चेक करना है, एटमाइजेशन चेक करनी है, न्यूट्रलाइजेशन चेक करनी है, ओवरऑल लैटिस एनर्जी हमने वहां से चेक करनी है। उसके बाद हेसिस लॉ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल एनर्जी साइकिल। हेसिस लॉ हमने, यानी हेसिस लॉ जो था हमारे पास कि एक चीज को डायरेक्ट वे के अंदर ले जाएं, उसमें जो चेंजेस आती हैं एनर्जी की, या फिर उसको डिफरेंट स्टेप्स में ले जाएं तो उस वक्त जो चेंजेस आती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। या हम कहते हैं कि एक साइक्लिक वे के अंदर जो एनर्जी चेंजेस होती हैं वो जीरो के इक्वल होती हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाती हैं। करना क्या नहीं है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं करना, डेफिनेशंस नहीं करनी, जैसे कि इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन, 5-7 डेफिनेशंस हैं वो नहीं करनी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं करना। उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट इंथाल्पीज वो भी हमने नहीं करनी, ये चैप्टर भी आसान है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स प्रोसेस। इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं, चूंकि ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 मोस्टली स्टूडेंट्स का वीक होता है, क्योंकि एट द एंड टीचर जो होते हैं वो सिलेबस कवर कराने की कोशिश करते हैं और ये रह जाते हैं। तो इन दो चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 10 को और चैप्टर नंबर 11 को हम डिटेल डिस्कस करेंगे और ये हैं भी बहुत अहम। इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसके रूल्स, फिर हमने इक्वेशन बैलेंस करनी है, वो हमने चेक करने हैं। इसके अंदर रिडॉक्स प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस किस तरह से होते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय रिडॉक्स मेथड। रिडॉक्स मेथड के जरिए से हमने केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करना है, यानी उसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जरिए से हमने उसको बैलेंस करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें ये एक सीरीज है, एक टेबल है। इस टेबल को आपने उसकी वैल्यूज याद रखनी है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल जैसा कि कॉपर का ज्यादा होता है तो वो इजीली रिड्यूस हो जाती है, उसकी रीजन हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या रीजन होती है, क्योंकि उसका आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर 4s1 होता है, तो 4s1 से 4s2 करना होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वो हम डिस्कस करेंगे क्यों इनकी नेचर जो होती है वो चेंज होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो रेफरेंस हम लेते हैं ना वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जिसको हम शी का नाम देते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास हमने जो करना है वो है, एक मिनट, मेथड यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। उसके बाद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंस्ट्रक्ट रिडॉक्स इक्वेशन, एडवांटेज ऑफ डेवलपिंग द H2O2 फ्यूल सेल, हमने ये करना है, बाकी इसके अंदर हमने नहीं करना है यहाँ तक। उसके बाद हमने करना क्या नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं करना, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करना, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस नहीं करनी, लेड स्टोरेज बैटरी नहीं करनी, अल्कलाइन बैटरी नहीं करनी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी नहीं करनी, और निकल कैडमियम सेल भी हमने इस चैप्टर में से नहीं करना। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8, इसमें हमने रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिवर्स का क्या होगा, ये हमने चेक करना है। यानी इसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन आ जाएगा, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल, जो कि बहुत अहम है, ली चैटलियर प्रिंसिपल को समझना ही सिर्फ अहम है, अगर समझ आ जाती है तो फिर बहुत आसान है। उसके बाद रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के लिए एक्सप्रेशन, हम उनके यूनिट्स यहाँ पे आ जाएंगे और इसको हम करेंगे, इसको भी डिटेल करेंगे क्योंकि ये भी बच्चों का वीक होता है और आपने बताने हैं जो सब्जेक्ट्स आपका जो टॉपिक वीक है उस पर हम ज्यादा फोकस करें, नहीं तो फिर हम अपना सिलेबस कवर करके जो पास पेपर्स हैं हम उसकी तरफ आ जाएंगे। इसके बाद कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे। कंडीशन यूज्ड इन हैबर प्रोसेस, 3 कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे। क्वालिटेटिवली द डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने टर्म पीएच, के पीके, केबी, पीकेबी, केडब्ल्यू और केएसपी वगैरह, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स वगैरह हमने करने हैं, यानी पीएच,
H+ ionic concentration, OH ionic concentration, pH, pOH values for strong and weak acid and bases. अच्छा, इसमें एक टेबल होगा जो कि बुक के अंदर लिखा होगा, जिसके अंदर डिफरेंट जो हम चीजें यूज करते हैं उनकी pH और pOH बताई गई है, तो उसको काइंडली देख लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर में से हमने क्या नहीं करना, फॉर्मेशन ऑफ SO3 नहीं करना, बफर्स नहीं करने, और कॉमन आयन इफेक्ट इसमें से हमने नहीं करना। लास्ट और सबसे अहम चैप्टर जो कि सबसे मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो है रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी केमिस्ट्री है, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 हमारा आता है, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, इसके अंदर हमने जो कैटालिसिस का प्रोसेस है, कैटालिसिस है, थोड़ा सा एंजाइम्स भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एंजाइम आपका इतना है नहीं। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस, रेट ऑफ इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत अहम है, रेट कांस्टेंट, collision, enzyme as a biological catalyst, construct and use rate equation with special emphasis on first order, zero order, third order, second order, third order नहीं है इसके अंदर। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सिर्फ हमने हाफ लाइफ करनी है, बाकियों की नहीं करनी। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट करने हैं कि किस तरह आता है, ये ट्रिक्स हैं, फार्मूले हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, नेम अ सुटेबल मेथड फॉर स्टडीइंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करने के लिए जो सुटेबल मेथड्स हैं वो हमने करने हैं। उसके बाद करना क्या नहीं है, जस्ट एक चीज नहीं करनी, वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो हमारा था एमडी कैट पार्ट 1 का, जो कल भी मैंने वीडियो अपलोड की थी। और अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा जी, अब एक चीज मैं यहाँ से फिर अगला जो हमारा पार्ट है उसको देख लेते हैं। उसके बाद है पार्ट 2 में से हमने क्या क्या करना है, सिलेबस पार्ट 2। नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन आ रही है नजर? जी। वह स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये तो था फर्स्ट ईयर का, अब हम बात करने लगे हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास पहले 6 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और फिर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बाद लास्ट में इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, तो उनके हम सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक 1 में चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में हमने सिर्फ 2 पीरियड पढ़ने हैं। कौन कौन से? ग्रुप पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3। ये पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 हम पढ़ेंगे, जो कि स्टार्ट होते हैं लिथियम से पहला पीरियड, और एंड होता है नियॉन पे। दूसरा पीरियड सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गॉन के ऊपर एंड होता है। सिर्फ और सिर्फ हमने इन्हीं की केमिस्ट्री पढ़नी है, इन्हीं के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़ने हैं, इन्हीं के एटॉमिक रेडियस पढ़ने हैं, इन्हीं के आयनिक रेडियस पढ़ना है, इन्हीं की आयोनाइजेशन एनर्जी करनी है, इन्हीं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है, इन्हीं की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करनी है, इन्हीं की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करनी है, और इन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रेशन एनर्जी हमने करनी है। उसके बाद बाइनरी कंपाउंड्स जो हैं उसमें हैलाइड्स और ऑक्साइड्स, ये 2 चीजें हम करेंगे। करने क्या नहीं है, हाइड्राइड्स नहीं करने और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं करना इस चैप्टर में से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 7 एलिमेंट। ग्रुप नंबर 2 को और ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट्स, जो 7A है उसके जो एलिमेंट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 2 में से। रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, इनके रिएक्शन सिर्फ ग्रुप 2 के, ग्रुप 1 को हमने डिस्कस नहीं करना। रिएक्शन कौन कौन से करने हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ये रिएक्शन करने हैं। और इसके भी हमने ट्रिक्स हैं, वो हम देखेंगे, जर्नल ट्रिक्स कौन से हैं। बेरिलियम का हम देख लेंगे, पिक्यूलियर बिहेवियर, बाकी जर्नल ट्रेंड देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन एंड देयर कंपाउंड। अच्छा, इसके अंदर
खास तौर पर क्लोराइड्स का हमने जिक्र करना है, रिएक्शन ऑफ क्लोराइड, बाकी भी देखेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हमने क्लोरीन के ऊपर फोकस रखना है। कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर चेक करेंगे और यूजेस ऑफ हैलोजन एंड कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। उसके बाद इसमें से क्या नहीं करना, ग्रुप 1 ने तो टच ही नहीं करना, अक्रेंस नहीं करनी। उसके बाद डायफ्राम सेल नहीं करना, डॉन सेल नहीं करना, रोल ऑफ लाइम ना यहाँ करना है ना चैप्टर नंबर 15 में करना है। इसी तरह रोल ऑफ जिप्सम ना यहाँ करना है ना चैप्टर नंबर 15 के अंदर करना है, और नोबल गैसेस भी हमने नहीं करनी। फिर है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 3D सीरीज। 3D सीरीज सिर्फ आपने स्कैंडियम से लेकर जिंक तक करने हैं और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मैं आपको बताऊंगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होती हैं, जिस वजह से हम इनको, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो हम इनको ट्रांजिशन का लफ्ज देते हैं। और इनका जो सबसे अहम काम होता है वो कैटालिस्ट के तौर पर काम करती हैं, जैसा कि हमने निकल कैटालिस्ट पढ़ा हुआ है ट्रांजिशन सीरीज में, प्लैटिनम कैटालिस्ट पढ़ा हुआ है और आयरन कैटालिस्ट पढ़े हुए हैं। तो कैटालिस्ट के तौर पर इसका क्या फंक्शन होगा वो देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स किस तरह बनेंगे। अब कॉम्प्लेक्सेस जो हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, वो हम देखेंगे। और कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, डी ट्रांजिशन होती है, डी से ही डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो एनर्जी जो जितनी एनर्जी गेन करते थे वो लॉस करते हैं, वो कलर फॉर्म में मिलती है विजिबल लाइट्स के अंदर। तो इनकी यही वजह है कि ये कलर बनाते हैं। तो कलर फॉर्मेशन हमने चेक करनी है। ज्योमेट्री एंड आइसोमरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सिर्फ और सिर्फ 2। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने बाइंडिंग एनर्जीज नहीं करनी, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, कोवलेंट रेडियई, आयनिक रेडियई, पैरामैग्नेटिज्म नहीं करना, आयरन, रॉट आयरन, स्टील वगैरह नहीं करने, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन नहीं करनी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी नहीं करनी, क्रोमेट्स, डाइक्रोमेट्स एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ये हमने नहीं करने। यानी इसका मतलब ये है कि बहुत कम सा सिलेबस है जो कि हमने करना है चैप्टर नंबर 6 का, अक्सरियत चीजें हमने नहीं करनी। उसके बाद है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 15 में से। इसको हम करेंगे सिर्फ नाइट्रोजनस के फर्टिलाइजर को, बाकी नहीं करेंगे, फास्फोरस के नहीं करेंगे। प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इस जैसे स्मोक आया था सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हुआ था, और इसका क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये हम बाद में देखेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड वाला टॉपिक कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसमें डिहाइड्रेशन कर लेंगे और उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस तरह ऑक्सीडेशन करता है। क्या नहीं करना चैप्टर 15 में से, ना सीमेंट इंडस्ट्री करनी है ना पेपर इंडस्ट्री करनी है। इस तरह चैप्टर 4 में से ग्रुप 5 है तो करना ही नहीं है, सल्फर और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज भी नहीं करनी। इसके अलावा नेक्स्ट जो अब हमारे पास आ जाता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 7, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, सिंपल से हैं, अल्केन्स एंड अल्कीन्स ऑफ लोअर मैसेज, यानी हमने क्रैकिंग करनी है इसके अंदर, क्रैकिंग का जो टॉपिक है। न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स, चैप्टर नंबर 10, वहां से देखेंगे इसको। आइसोमरिज्म चैप्टर नंबर 7, आइसोमरिज्म की डिटेल हमने यहाँ डिस्कस करनी है। और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमने, अच्छा फंक्शनल ग्रुप भी बहुत अहम है, खास तौर पर ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। इसमें मैलिक एसिड वाला बच्चों को फार्मूले का पता नहीं होता और बच्चे कोई और लगाते हैं, हालांकि मैलिक एसिड का अक्सरियत में पूछा जाता है कि वो सिस ट्रांस शो करता है, वो मैं बताऊंगा क्यों शो करता है। उसके बाद करना क्या नहीं है, रिफॉर्मिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये 2 चीजें हमने नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स, हाइड्रोकार्बन है बेसिकली ये हमारे पास। इसके अंदर हमने अल्केन्स की केमिस्ट्री, कंबस्टन, उसके बाद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमने फ्री रेडिकल क्लोराइड क्लोरीन के हवाले से हमने देखा था, हाइड्रोजन ऐड किए थे मीथेन के ऊपर। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स सारा करना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, इसका प्रिपरेशन भी करनी है, इसकी प्रॉपर्टीज भी करनी है, रिएक्शन सब कुछ करना है इसमें से। और प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। चैप्टर नंबर 9,
केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन, सारी केमिस्ट्री हमने इसकी करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उनका मैकेनिज्म जनरल फार्मूला है कि न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, एक का अगर आपको समझ आ गया तो बाकियों के अंदर आपने जस्ट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने हैं और उसका अटैक करवा देना है बेंजीन के डबल बॉन्ड के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, वहां से हाइड्रोजन रिमूव करके उस जगह को लगा देना। उसके बाद ये तो हो गए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन हाइड्रोजनेशन भी शो करती है, एडिशन रिएक्शन भी शो करती है, क्योंकि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, अगर कंडीशंस अवेलेबल हों तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर साइड चेन रिएक्शन, जैसे कि हमारे पास टॉल्वीन है, टॉल्वीन का जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप किसी और के साथ रिएक्ट कर दे। कार्बोक्सिलिक, अगर हमारे पास बेंजोइक एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम बेंजोएट बन जाता है। तो ये चीजें हमने जरा देखनी है। उसके बाद साइड चेन भी हो गया, हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन भी हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसके हो गए। उसके बाद बेंजीन रिंग के अंदर जो सबसे अहम इस टॉपिक, इस चैप्टर की जान है, वो है आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर आपको आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की समझ आ गई तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की समझ आ जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से ही इंशाल्लाह ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमें काफी हेल्पफुल होगा। एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन रिंग की अगर होती है, अगर एक्टिवेट होगा तो रिंग एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि जो ग्रुप्स बेंजीन के साथ लगे हुए हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अगर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगे हुए हैं तो वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आएंगे, और अगर लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी जानिब लेंगे, जिससे जो बेंजीन रिंग होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। आने वाली जो चीज होगी वो मेटा पोजीशन के ऊपर जाकर लगेगी। अब वो कौन कौन सी चीजें होंगी, फैक्टर इसमें कौन से होंगे, वो डिटेल इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। करना क्या नहीं है, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन्स नहीं करना, अल्काइंस को तो टच ही नहीं करना आपने, अल्काइंस को वैसे ही जहां देखो दूर से भगा दो। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ये भी हमने नहीं करना। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ओजोनोलाइसिस भी हमने इसके अंदर नहीं करनी। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हेलो अल्केन्स। अच्छा, अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन्स के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको क्लास के अंदर ये चीजें फर्क बताए थे, लेकिन दोबारा मैं फिर बता दूंगा। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन, इसमें SN1 और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसका मैकेनिज्म आएगा, इंटरमीडिएट स्टेट किस में होती है, मॉलिक्यूलरिटी किसकी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, ये इसके अंदर हम करेंगे। इसमें करना क्या है, चैप्टर नंबर 10 में से प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स नहीं करनी, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट जैसा जानलेवा टॉपिक भी हमने नहीं करना। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर था। ईथर तो हमने करने नहीं है, अल्कोहल फिनोल को हम देखते हैं। अल्कोहल की हमने बात करनी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। पहले आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन के मुतालिक समझाऊंगा, और फिर हमने देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के मुतालिक। प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद रिएक्शन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, उसके बाद एसिडिटी ऑफ वाटर, फिनोल, एथेनॉल। ये चीजें अगर आपको और रेजोनेंस का पता चल जाता है, चैप्टर नंबर 9 में से बेंजीन में से रेजोनेंस स्ट्रक्चर का पता चल जाता है तो, और उसके बाद एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का पता चल जाता है, तो ये वाला एसिडिक करैक्टर सबसे आसान होता है फिर आपको अटेम्प्ट करना, देख के ही पता चल जाता है कि किसके अंदर क्या चीज होगी। उसके बाद क्या नहीं करना है इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से 3 चीजें नहीं करनी। मेथनॉल की प्रिपरेशन नहीं करनी, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल नहीं करना, और ईथर्स को तो टच ही नहीं करना। ईथर को जैसे जहां पे मिले वैसे ही उसको भगा देना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 ये सारा करना है, इसमें से कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ना है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी ये डबल 2 दफा प्लेस हो गया। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को बताना है आपने, दूसरा आपने अमीनो एसिड्स के मुतालिक बात करनी है। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके रिएक्शन और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ आपने बेंजीन की,
यानी फिनोल की, आपने एथानॉल की, अल्कोहल यानी वाटर की, और कार्बोक्सिलिक एसिड की, एक साथ हम स्टडी करेंगे और इन चारों का एक ही तरीके से हम देख लेंगे। उसके बाद करना क्या नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करने। चैप्टर नंबर 13 दूसरा जो इसमें से टॉपिक है वो है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड, उनका स्ट्रक्चर हमने बताना है। अल्फा अमीनो एसिड का मतलब होता है अल्फा कार्बन के ऊपर अमीनो ग्रुप मौजूद हो। अब अल्फा बीटा कार्बन भी हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे इसको। अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप चेंज होते जाएंगे तो अमीनो एसिड चेंज होंगे। 20 अगर हमारे पास हैं तो 20 में से फर्क क्या होता है, अल्काइल ग्रुप चेंज होता जाता है। बाद में ये भी होता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं या जो अमीनो ग्रुप्स हैं वो एक से ज्यादा आ जाते हैं, तो उस हवाले से भी नाइट्रोजन बेस या एसिडिक नेचर भी हम इसमें से अगला टॉपिक यही है। ज्विटराइन हमने करना है, यानी प्रोटॉन एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चला जाता है, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मौजूद है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोटॉन निकल के अमीनो ग्रुप के ऊपर चला जाएगा। चूंकि जो अमीनो ग्रुप होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, बेस है, लिविस बेस है, तो इसी से ही एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारा अमीनो एसिड का जनरेट होता है। और याद रखना टोटल 20 है, 20 में से सिर्फ जो 2 हैं वो एसिडिक हैं, 3 जो हैं वो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं और 15 जो हैं वो न्यूट्रल हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन नाइट्रोजन प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, उसको हम देखेंगे। इसमें से करना क्या नहीं है, स्टेरिफिकेशन नहीं करना, यानी हमने इनका रिएक्शन आगे नहीं करना, स्टेरिफिकेशन नहीं करनी, यानी ग्लिसराइड्स नहीं बनाने, फैट्स नहीं बनाने, लिपिड्स नहीं बनाने। और रिएक्शन ऑफ विद नाइट्रस एसिड के साथ भी हमने इसका रिएक्शन नहीं करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये हमने करना है। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसकी एग्जांपल्स हैं। और एडिशन और कंडेंसेशन में क्या होता था, अगर दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, पॉलीमराइज हो रही हैं, रिएक्ट ना करें, पॉलीमराइज हो रही हैं, तो अगर वो कोई मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल उसमें से नहीं निकल रहा तो ऐड हो रही है। जैसा कि हमारे पास पॉलीइथाइलीन है जो प्लास्टिक है, इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते जाते हैं, एन नंबर ऑफ, यानी डीपी जिसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं तो एक लंबा चेन बन जाती है, पॉलीमराइजेशन हो जाती है। और इस तरह के केस के अंदर अनसैचुरेशन का होना जरूरी है। यानी याद रखिएगा, जब एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी तो अनसैचुरेशन का होना जरूरी है। मतलब क्या, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, होगा क्या, वो जो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट के उसकी जगह पे वही मॉलिक्यूल लग जाएंगे। तो उसके साथ भी ये भी हम डिटेल जब पढ़ेंगे। उसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जैसे नायलॉन 6 है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइमिथाइल अमीन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं नायलॉन 6 बनता है, तो उसमें से एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से और एक तरफ अमीनो ग्रुप में से H निकलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH निकलेगा, तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और उन दोनों के दरमियान में एक लिंक पैदा हो जाता है जो कि पॉलीमराइजेशन होती है, कंडेंसेशन यानी कंडेंसेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ स्मॉल स्पीशीज, वो हमारे पास मोस्टली जो होता है वाटर होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये देखेंगे। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का, ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें से हम करेंगे। माइक्रोमोलिक्यूल, करना क्या नहीं है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्पांस टू हीट, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं और थर्मो प्लास्टिक हैं, तो उसको हमने नहीं करना, नहीं पढ़ने। टाइप्स ऑफ मोनोमर्स नहीं पढ़ने। होमो पॉलीमर जो है हमारे पास, होमो है, टर हैं या फिर कोपोलीमर हैं, वो नहीं पढ़ने। उसके बाद इनकी हमने जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस नहीं करना। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, दोनों टॉपिक नहीं करने। चैप्टर नंबर 16 एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स, अच्छा, इसमें से जो पहले टॉपिक हैं जैसा कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर नहीं करनी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर बिल्कुल नहीं करने। एयर पॉल्यूटेंट्स हवा के अंदर, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो हमने पहले पढ़ा था, अब यहाँ पे दोबारा इसको देखेंगे। केमिस्ट्री एंड काजेज ऑफ एसिड रेन,
एसिड रेन क्यों होती है, इसकी केमिस्ट्री हम देखेंगे, उसका वजह क्या है। ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन डिप्लीशन वाला बहुत अहम है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से 2-3 दफा पिछले साल 3 MCQ इसी टॉपिक में से आ गए थे। उसके बाद करना क्या नहीं है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट बिल्कुल नहीं करना, स्मोक नहीं करना, स्मोक भी एक जानदार टॉपिक है लेकिन उन्होंने साइड पे किया हुआ। वाटर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करनी, जो हमारे पास डिजॉल्व ऑक्सीजन और इस तरह की चीजें थी, COD BOD नहीं करने। फैक्टरिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं करना। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर नहीं करना, कि वाटर को किस तरह प्योरीफाई किया जाता है एरेशन वगैरह करके, वो भी हमने नहीं करना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हमने नहीं करना, कि रिसाइकलिंग वगैरह हमने इसके अंदर नहीं करना। तो ये तो था आज आपका जो सिलेबस जो था वो हमने डिस्कस किया है। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है MD कैट का, मैंने रात बड़ी मेहनत से एक, क्योंकि मेरी 2-3-4 चीज़ें, अब लैपटॉप भी मेरे पास इतना अवेलेबल नहीं था, और अगर अवेलेबल होता भी सही तो उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं था हो सकता। इस हवाले से मैंने वाइट बोर्ड यूज़ किया है जो कि मेरे घर में मौजूद है। आज का लेक्चर मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लिख के और उसकी पिक बना के फिर आपके साथ, आपको पिक क्लियर लग रही है, नजर आ रही है? यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, आप इसको जूम भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई इसमें पॉइंट में कोई मसला हो ना तो आप उसको वहां से स्क्रीन से जूम भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। अब तक तो हम बात कर रहे थे MD कैट की, जो क्या क्या सिलेबस के अंदर है और क्या क्या सिलेबस के अंदर नहीं है। होपफुली कि जो मैंने बताया है उसमें से आपकी काफी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी। हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है जो टॉपिक था वो रिलेटिव एटॉमिक मास का था। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? किसी एटम, कोई एटम का मास, किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है उसके एटम का मास, अगर उसको हम कंपैरिजन करते हैं कार्बन 12 के साथ तो वो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है, और उसका यूनिट जो होता है वो AMU होता है। अब AMU उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, वो याद करने वाली है 1.661 10 की पावर -27 kg। और अगर आपने केजी से, किलोग्राम से अगर आपने कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर तो -24, यानी केजी, किलो की जगह पे आपने 1000 लगा देना है तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके फार्मूले हैं, किस किस तरह से आपने किसी एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मास किसी एटम का फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक मास हो उसको एवोगैड्रो नंबर से, ये फार्मूले याद रखने हैं। फार्मूले मैंने सिर्फ अक्सरियत मैंने फार्मूले इस वजह से लिखे हैं क्योंकि बुक की रीडिंग आपने कर लेनी है, बाकी उसमें से जो प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर लेना। ये फार्मूले मेन ट्रिक्स होते हैं। अब अगर आपके पास कोई पूछता है किसी एटम का कितना मास है, तो पहला फार्मूले के मुताबिक जो एटॉमिक मास होता है उस एटम का उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। मॉलिक्यूल का होगा तो मॉलिक्यूल का मास को एवोगैड्रो नंबर से कर देना। एग्जांपल मैंने दी हुई है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसका मास 12 है एटॉमिक मास, और उसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो 1.993 10 की पावर -23 के ग्राम बन गया। दूसरा जो फार्मूला है इसका वो है मास ऑफ एटम। आपने एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर देना है 1.6 AMU के साथ, यानी दो तरीके से, या आप मास फाइंड कर सकते हो एटॉमिक मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके, या फिर आप जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई करा दें AMU के साथ, यानी 1 AMU के साथ 1.661 10 की पावर -27, इसके साथ आप कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल नीचे मैंने दी है सोडियम के हवाले से। सोडियम को 1.66 10 की पावर -24 के साथ किया है। अच्छा, इसको ऊपर वाले फार्मूले से भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप का। अच्छा, इसके अंदर जो पीछे हमने पढ़ा है ये इसमें से MCQs आए हुए हैं, वो आपसे ये फार्मूले वगैरह आपको बता दिए हैं, आपने जो असाइनमेंट होगी टॉपिक होगा उस पर आपने करने हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर एटॉमिक नंबर अगर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। किसने डिस्कवर किया था? सोडे ने। अच्छा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन
एटॉमिक नंबर, और जो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज जरा चेक कर। आवाज नहीं आती फिर। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं सारे आइसोटोप्स की। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होती है, हालांकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वहां पे इनकी पोजीशन का रोला पड़ गया था, वो जब हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे सेकंड ईयर का उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। यानी आइसोटोप्स की पोजीशन एक ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्टरबेंस थोड़ी हो गई है, अब आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। यस सर, अब आ रही है, पहले नहीं थी आ रही जी, नेट मेरा ऑफ हो गया पहले था, आवाज जी नहीं सर, थी आ आ रही, रही अब है। आ रही है। नेट मेरा ऑफ हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब क्लियर हो गया स्क्रीन? यस। अच्छा जी। उसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये सेम होते हैं। डिसिमिलैरिटीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्क होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इनका डिफरेंट होता है। कैसे पता चला हमें? आपने कार्बन 12 का नाम, कार्बन 14 का कार्बन डेटिंग पढ़ा हुआ है कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है। अगर रेडियोएक्टिव आइसोटोप है तो उसकी हाफ लाइफ के हवाले से हम डिफरेंट जो चीजें होती हैं वहां से उनकी एज का पता कर सकते हैं। हाफ लाइफ इनकी डिफरेंट होती है, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ये था हमारे पास आइसोटोप्स जो कि इनकी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज थी। अच्छा, इसमें जो ये मैंने टेबल बनाया है मोस्टली पूछता है जो मोनो आइसोटोपिक है एलिमेंट, यानी उसमें आपने हीलियम जो नोबल गैसेज हैं, क्योंकि एक ही आइसोटोप है उनका, सॉरी हीलियम का, नोबल गैसेज का नहीं, हीलियम का। इसके अलावा इसको आपने जो पहली लाइन है इसको आपने याद करना है, फ्याज आओ, FIASAU, फ्याज आओ, फ्याज आओ एक उसका। इसी तरह बोरान और क्लोरीन और ब्रोमीन ये दो हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन और हाइड्रोजन इनके 3 आइसोटोप्स हैं। और याद रखना वाहिद हाइड्रोजन ही है जिसके आइसोटोप्स का नाम है, बाकी किसी के आइसोटोप्स का नाम नहीं है। अब कौन से उसके आइसोटोप्स हैं? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, उसके अलावा किसी और के अंदर नहीं है। इसी तरह इनके 3 है, निकल के 5 हैं और कैल्शियम और प्लाडियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं और टिन 11, सिल्वर 16। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, पेट इंफॉर्मेशन है, याद करने वाली है। प्याज आओ को बस जरा याद रख लेना। उसके बाद आइसोटोप के बाद रिलेटिव अबंडेंस। अच्छा, रिलेटिव अबंडेंस जो होती है ये मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, ये हमने पहले कर लिया है, ये सारे पहले हमारे पास हो गई स्लाइड। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, टोटल आइसोटोप्स कितने हैं ये अब एक याद रखने वाली चीज है। टोटल 580 हैं, उनमें से नेचुरल कितने हैं? 280। आर्टिफिशियल कितने? आर्टिफिशियल का मतलब ये जो हम खुद बना सकते हैं 300 है। नेचुरल में से जो 240 हैं वो हमारे पास नेचुरल है, यानी वो नॉन रेडियो एक्टिव है, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। जबकि 40 जो है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव है, यानी नेचुरल नॉन रेडियो एक्टिव 240, नेचुरल रेडियो एक्टिव जो है वो हमारे पास 40 हैं। उसके बाद 240 को अगर हम देखें तो 154 इवन वाले हैं जिनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन में है।